हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सुजीत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम टू डेस्क में। आज हम देखने जा रहे हैं बीपीएससी एडीओ प्रैक्टिस सेट 13 को, जो कि खान ग्लोबल स्टडीज से लिया गया है। यदि आपने इससे पहले का टेस्ट सीरीज नहीं देखा है तो आप पहले उसे भी देख लें ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। तो चलिए आज हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत के प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क का नाम बताइए। भारत के प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क। तो भारत का पहला कच्चा तेल पाइपलाइन जो है वह असम के डिगबोई से लेकर के सबसे पहले नुनमाटी असम और फिर बिहार के बरौनी तक बनाई गई और उसके पश्चात बरौनी से कानपुर तक इसे विस्तारित किया गया। तो भारत का प्रथम कच्चा तेल परिवहन नेटवर्क कहाँ से कहाँ तक हो गया? डिगबोई अर्थात असम और असम से कानपुर। तो इस तरह ऑप्शन भी करेक्ट है, असम से कानपुर। नेक्स्ट, राजस्थान का खेतरी खादान प्रसिद्ध है। आपको पहले इसे याद रखना चाहिए, खेतरी खादान कहाँ है। तो खेतरी खादान राजस्थान में है और यह किस लिए प्रसिद्ध है? यह एक तांबे की खादान है। तो ऑप्शन है तांबा। और खेतरी खादान जो है यह भारत के प्रमुख तांबा भंडारों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं? देखिए, कपास की खेती वहाँ होती है जहाँ की काली मिट्टी पाई जाती है और कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। यदि हम भारत में बात करें तो गुजरात और महाराष्ट्र कपास के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इसके अलावा कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ये सभी जो है कपास के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। ऑप्शन को यदि हम देखें तो गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बी में है महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, तेलंगाना। तेलंगाना भी एक प्रमुख कपास उत्पादक राज्य है और पंजाब। तो एक से अधिक ऑप्शन सही है। इस तरह ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, जनसंख्या के निम्नलिखित प्रवास में कौन सा जनसंख्या के आकार को नहीं बदलता है? अर्थात ऐसी कौन सी तत्व हैं जो कि जनसंख्या के आकार को नहीं बदलता? बाहरी प्रवास, बाहरी प्रवास जब भी होगा तो जनसंख्या का आकार बदलेगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास से भी जनसंख्या का आकार बदलेगा, जबकि आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार को नहीं बदलता है। इसके वितरण को अवश्य प्रभावित करता है बट आकार को नहीं बदलता। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1 में एक तरफ है इंद्रावती, पेरियार, सिमलीपाल, बांदीपुर, ये सभी जो हैं अभ्यारण्य हैं और दूसरी तरफ उनके स्टेट को मिलान करना है। तो इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, A4। तो A4 जहाँ जहाँ है, इस जहाँ नहीं है उसे आप एलिमिनेट कर दें, तो इस A और B एलिमिनेट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं पेरियार केरल में है, B3, तो B3। इस तरह ऑप्शन सी हम करेक्ट ऑप्शन तक पहुँच जाते हैं। अन्य को देख लें, सिमलीपाल उड़ीसा में है और बांदीपुर कर्नाटक में है। इन सभी फैक्ट को आप याद रखेंगे, यह एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? तो सुंदरी वृक्ष जो है यह पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में पाए जाते हैं, जो कि सुंदरवन डेल्टा इन्हीं वृक्ष के नाम पर है। तो सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। सुंदरी वृक्ष का वैज्ञानिक नाम भी आपको याद रखना चाहिए। इसका वैज्ञानिक नाम है हेरिटिएरा फॉर्म्स। यह सुंदरी वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है हेरिटिएरा फॉर्म्स और यह कहाँ पाई जाती है? तो सुंदरवन डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम से बना हुआ है, यहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? आपको नहीं ऑप्शन को टिक करना है। दलदली मिट्टी कच्छ की रन, यह जो है करेक्ट है। कच्छ के रन में दलदली मिट्टी है। नमकीन मिट्टी मरुभूमि, यह भी करेक्ट है, मरुभूमि नमकीन मिट्टी। पीट मिट्टी उत्तर प्रदेश, पीट मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है, बल्कि पीट मिट्टी वहाँ पाई जाती है जहाँ की उच्च आर्द्रता। पीट मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? जहाँ की उच्च आर्द्रता और जल भराव वाले क्षेत्र हों।
वहाँ पीट मिट्टी पाई जाती है। जैसे कच्छ का रण, सुंदरवन, तराई क्षेत्र, वहाँ पीट मिट्टी पाई जाती है। पीट मिट्टी उत्तर प्रदेश की विशेषता नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। लेटराइट मिट्टी तमिलनाडु, हाँ लेटराइट मिट्टी तमिलनाडु में पाई जाती है। अगले प्रश्न को हम देखें तो छत्तीसगढ़ राज्य में जगदलपुर किस नदी के किनारे बसा है? छत्तीसगढ़ राज्य में जगदलपुर, तो छत्तीसगढ़ राज्य में जगदलपुर जो है वह इंद्रावती नदी के किनारे बसा हुआ है। इंद्रावती नदी के दक्षिणी छोर पर जगदलपुर है। इंद्रावती बस्तर पठार की प्रमुख नदी है और इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? तो यह गोदावरी नदी की सहायक नदी है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। महानदी का जल तंत्र निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला हुआ है? महानदी जो है उड़ीसा में बहने वाली एक प्रमुख नदी है और इसके जल तंत्र कहाँ कहाँ फैले हुए हैं इसकी बात की जा रही है। तो महानदी का उद्गम जो है उद्गम इसका छत्तीसगढ़ से होता है और यह नदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होते हुए अंततः बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसके जल तंत्र जो है झारखंड, इसके जल तंत्र की यदि हम बात करें झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य, इसके जल तंत्र जो है झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में फैले हुए हैं। तो इस तरह ऑप्शन झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, दोनों करेक्ट है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक करेक्ट है। नेक्स्ट, पश्चिमी तट का मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी तट को देखें लोकेशन, तो पश्चिमी तट का मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी तट के मध्य भाग को हम कन्नर के मैदान से नाम से जानते हैं और यह जो है गोवा, कन्नर का मैदान जो है गोवा और मंगलोर के बीच में स्थित है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो पश्चिमी तट का मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है? तो कन्नर के मैदान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? केंद्रीय उच्च भूमि ऑप्शन को हम देखें तो इसका पश्चिमी भाग मालवा का पठार है। केंद्रीय उच्च भूमि जो है प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है। यह मालवा पठार है पश्चिमी भाग इसका। यह दक्कन पठार का भाग है। यह अरावली से घिरा हुआ है। यह इस तरह ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज, तो जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज समिति जो है भूरिया समिति संबंधित है। भूरिया समिति के सिफारिश पर ही पेशा अधिनियम लाया गया था 1996 ईस्वी में। तो भूरिया समिति, दिलीप सिंह भूरिया समिति, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लोकसभा का कोरम कौन सा है? तो लोकसभा का कोरम 10% होता है, अर्थात 1/10वां भाग या सदन की कुल संख्या का 1/10 है। यह न्यूनतम संख्या है, जो कि कोरम किसे कहते हैं? तो कोरम वह न्यूनतम संख्या होती है जो बैठक को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक होती है और लोकसभा में कोरम 1/10 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है? मूल अधिकार के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन को हम देखें, वे संवैधानिक सर्वोच्चता और विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा है। संवैधानिक सर्वोच्चता और विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन करने की कोशिश की गई मूल अधिकारों में, तो यह करेक्ट है। वे लोगों के अधिकारों और देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करते हैं, यह ऑप्शन भी करेक्ट है। वे न केवल राजनीतिक एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय करते हैं, यह ऑप्शन भी करेक्ट है। इस तरह ऑप्शन डी करेक्ट है। मूल अधिकार के बारे में ये सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा में सीटों के आवंटन हेतु प्रावधान भारत के संविधान की किस अनुसूची में सन्निहित है? राज्यसभा में सीटों के आवंटन हेतु जो है कौन सी अनुसूची में दी गई है? तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन के लिए चौथी अनुसूची अर्थात चतुर्थ अनुसूची में बात की गई है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। और राज्यसभा में जो है जनसंख्या के आधार पर, राज्यों की जनसंख्या के आधार पर सांसद की संख्या तय की जाती है।
नेक्स्ट है वैश्वीकरण की दिशा में पहला कदम था। वैश्वीकरण की दिशा में पहला कदम पूंजी का आवागमन, वस्तुओं एवं सेवाओं में व्यापार, वित्त का प्रवाह। वैश्वीकरण के तहत इसी की कल्पना की गई है कि पूंजी का निर्बाध आवागमन हो, वित्त का प्रवाह हो, वस्तुओं एवं सेवाओं में व्यापार हो। तो ऑप्शन डी एक से अधिक करेक्ट है। नेक्स्ट है भारत के नियोजित विकास मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन को पहचानिए। भारत ने अपनी स्वतंत्रता के बाद नियोजित विकास मॉडल को अपनाया था और इस संबंध में हमें गलत कथन को पहचानना है। यह मॉडल यूएसएसआर मॉडल से प्रेरित था, यह कथन सही है। तत्कालीन सोवियत संघ के मॉडल को हमने अपने नियोजित विकास मॉडल को अपनाया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारूप दस्तावेज को 1951 में जारी किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में स्टार्ट की गई थी और इसके वास्तुकार, प्रथम पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार कौन थे? इसके वास्तुकार थे के.एन. राज और यह मॉडल जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इन दोनों फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। पीसी महालनोबिस प्रथम पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार थे? नहीं, प्रथम पंचवर्षीय योजना के जो है पीसी महालनोबिस नहीं थे, बल्कि पीसी महालनोबिस जो है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार थे। तीसरा ऑप्शन सी गलत है। आपसे गलत कथन नहीं पूछा गया था तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है 1947 में इंडिया डिवाइडेड एक पुस्तक किसने लिखी थी? इंडिया डिवाइडेड, आपको मालूम है कि इंडिया डिवाइडेड जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका था? अर्थात केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका था? केंद्रीय विधानसभा में बम जो है बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इनके द्वारा केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था। और कब फेंका गया था? 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बम फेंका गया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इसमें बटुकेश्वर दत्त का नाम है ऑप्शन ए। इन फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। बम फेंकने की घटना किनके द्वारा की गई थी? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, और कब? 8 अप्रैल 1929 को। नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की? आजाद हिंद फौज की संकल्पना जो है मूलतः पूछा गया, यह मूलतः किनकी देन है? तो आजाद हिंद फौज की सर्वप्रथम संकल्पना रास बिहारी बोस ने की थी। 1942 में टोक्यो में स्थापित किया था। आगे चल करके इनका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन कब आया था? कैबिनेट मिशन जो है 1946 में आया था और इसके सदस्य कौन कौन से थे? तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो हैं इनके अध्यक्ष थे। इनके अलावा इनके अन्य मेंबर थे एवी अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस, इनके अन्य सदस्य थे। यह 3 सदस्यीय मिशन था। तो ऑप्शन में देखें तो पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। आपसे नहीं पूछा गया कौन नहीं था, तो विलियम वार्ड इसका सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है सन 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में बारडोली सत्याग्रह किसके विरुद्ध किया था? बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और किसके विरुद्ध किया था? अंग्रेजों के विरुद्ध किया था। क्यों किया था? क्योंकि प्राकृतिक आपदा के समय भी अंग्रेजों ने अनावश्यक रूप से कर वसूला था। अकाल आई हुई थी, अन्न उपज हो नहीं रहा था और टैक्स वसूला जा रहा था। इनके विरोध में बारडोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्वतंत्रता संघर्ष के घटनाओं पर विचार करें। और ऑप्शन में देखें तो क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, अगस्त प्रस्ताव। उपयुक्त सभी को घटित वर्ष के क्रम में व्यवस्थित करें। घटित वर्ष के क्रम में व्यवस्थित करने के लिए आपको इसका टाइम पीरियड याद होना चाहिए। तो देखते हैं
क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आया था? क्रिप्स मिशन आया था मार्च 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को। और व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में। कब से? तो 17 अक्टूबर 1940। और अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। अब हम इसके क्रम को व्यवस्थित करें तो 1940 में भी 8 अगस्त 1940 पहले आएगा, तो ऑप्शन 4। बाकी ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर लें। 4, इसके बाद 3 व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940, और इसके बाद क्रिप्स मिशन। तो 4, 3, 1, 4, 3, 1, लास्ट में 2, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जो है दादा भाई नेहरूजी द्वारा की गई थी। दादा भाई नेहरूजी द्वारा की गई थी। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दूसरा अधिवेशन जो है कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में कब हुआ था? 1886 ईस्वी में हुआ था। और इस अधिवेशन में 434 कुल जो है 434 प्रतिनिधि उपस्थित थे। आपको इस फैक्ट को भी याद रखना चाहिए कि दादा भाई नेहरूजी ने कुल कितनी बार अध्यक्षता की है? तो उन्होंने कुल 3 बार अध्यक्षता की थी। कब कब की थी? पहली बार 1886 में, फिर 1893 में, और फिर 1906 में। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया था? तो इसका चयन जो है गोरखा, सिख व उत्तर प्रांत से किया था, क्योंकि इन क्षेत्रों के सिपाही जो है 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिए थे। जिन क्षेत्रों से भी 1857 के विद्रोह में सिपाहियों ने भाग लिया था, खासतौर से अवध जैसे प्रांत, तो इनको गैर लड़ाकू जाति घोषित करके बैन लगा दिया गया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था। ब्रह्म समाज का प्रभाव कहाँ तक था? तो ब्रह्म समाज जो है मुख्यतः शहरी शिक्षित वर्ग तक ही सीमित थे। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? इसे भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी। और किनके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी 1828 में। अगले प्रश्न को हम देखें, हिंदू पैट्रियाट का संपादक कौन था? हिंदू पैट्रियाट का संपादक जो है हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इसका प्रकाशन 1853 ईस्वी में कलकत्ता से की थी। और इसके पहले संपादक गिरीश चंद्र घोष थे। यदि हम बात करें इसके पहले संपादक की, तो गिरीश चंद्र घोष थे। नेक्स्ट, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो इसमें भूमि का मालिक जो है किसान स्वयं होता है। तो यह प्रथा जो है रैयतवारी प्रथा कहलाती है। जमींदारी प्रथा में भू स्वामित्व जो है, भू का स्वामी जो है जमींदार को माना गया, और महालवारी में संपूर्ण गांव को जो है भू राजस्व के लिए उत्तरदायी माना गया था। नेक्स्ट है, भारत में 1914 से 1923 के वर्षों में के मध्य बिना किसी रुकावटों के महत्वपूर्ण दौर चल रही थी। भारत में 1914 से 1923 के मध्य बिना किसी रुकावट के क्या चल रही थी? तो सेना में बलपूर्वक भर्तियां की जा रही थी। यह समय जो था प्रथम विश्व युद्ध का समय है, और 1914 से 1919 और उसके बाद भी यह अनवरत जारी रहा था। 1914 से 1918 और फिर 1923 के दशक में भी सेना में बलपूर्वक भर्तियां कराई जा रही थी।
नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ खोज करते हैं और फिर उनका जन्म स्थान है। क्रिस्टोफर कोलंबस, तो क्रिस्टोफर कोलंबस इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म जेनेवा इटली में हुआ था। तो ए का 3 जहाँ जहाँ है, जहाँ नहीं है उसे आप एलिमिनेट कर लें। अगले को हम देखें जैक्स कार्टियर। कार्टियर का जन्म जो है सेंट माली फ्रांस में हुआ था। तो सेंट मालो फ्रांस, तो अब जैक्स कार्टियर कहाँ के थे? फ्रांस के थे। बी का 4। नेक्स्ट है सर फ्रांसिस ड्रेक। सर फ्रांसिस ड्रेक का जन्म जो है यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। तो सी का 2। इस तरह ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। फर्डिनेंड मैगलन का जन्म जो है पुर्तगाल में हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? इबादत खाना अर्थात हाउस ऑफ वर्शिप बनवाया था। इबादत खाना जो है अकबर की देन है। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण 1575 ईस्वी में करवाया था। और कहाँ करवाया था? फतेहपुर सिकरी में करवाया था। ऑप्शन ए करेक्ट है, अकबर। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में बाबर के आगमन के कारण, भारत में बाबर के आगमन से कौन कौन सी घटनाएं हुई? भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। दरअसल बारूद का आगमन भारत में इससे पहले भी हो रहा था। और कब हो रहा था? इससे पहले बहमनी व विजयनगर साम्राज्य की सेनाओं द्वारा 14वीं 15वीं शताब्दी में की गई थी। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए जहाँ जहाँ है आप उसे एलिमिनेट कर लें। तो देखिए, तो यहाँ ऑप्शन ए है और यहाँ भी है, तो आप इसे एलिमिनेट कर लें। फिर क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। मेहराब और गुंबद का परिचय जो है यह बाबर के आगमन से नहीं हुआ, बल्कि मेहराब व गुंबद का परिचय भारत में जो है मेहराब और गुंबद का परिचय जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में ही हो चुका था। तो ऑप्शन 2 भी इनकरेक्ट है। प्रदेश में तैमूरिद राजवंश की स्थापना हुई और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। तो इस तरह ऑप्शन सी 3 एंड 4 करेक्ट हैं। दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास में सर्वप्रथम नाइब ममलिकात कौन बना? तो दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम नाइब ममलिकात अर्थात उप राज्याधिकारी जो है एतगिन बना था, इख्तियारुद्दीन एतगिन। ऑप्शन सी करेक्ट है। और किसके समय में नाइब ममलिकात का पद सृजित हुआ था? तो नाइब ममलिकात का पद जो है इसका सृजन बहराम शाह के समय हुआ था। बहराम शाह, और पहले इस पद पे एतगिन जो है बैठा, इख्तियारुद्दीन एतगिन। नेक्स्ट है मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसने खरीदा था? मलिक काफूर जो है अलाउद्दीन खिलजी का दास था। और अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के बाद जो है नुसरत खान ने मलिक काफूर को खरीदा था। किसने खरीदा पूछा गया था, और इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। नुसरत खां के द्वारा गुजरात अभियान के बाद इसे खरीदा गया था। मलिक काफूर, इसका मूल नाम जो था चंदाराम मानिक था। और यह आगे चल करके अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण के अभियान का सेनापति बना था। तो मलिक काफूर का मूल नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। आपसे यह भी पूछा जाता है कि 1000 दिनारी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो 1000 दिनारी मलिक काफूर को कहते हैं, क्योंकि 1000 दिनार में इसे खरीदा था। और मलिक काफूर का मूल नाम था चंदाराम मानिक। नुसरत खान द्वारा गुजरात अभियान के वक्त खरीदा गया था। ऑप्शन सी करेक्ट है। कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? कौटिल्य, आपको मालूम है कौटिल्य जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 7वीं शताब्दी BC ईस्वी पूर्व के दौरान भारत का
कौन शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता है? 7वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के संरक्षक कौन थे? तो इस टाइम हर्षवर्धन जो थे ये बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, और हर्ष के शासनकाल में ही नालंदा विश्वविद्यालय जो है एक शिक्षा का, बौद्ध धर्म के शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 है और फिर सूची 2। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी लेख है। ए का 2, एक ही बार में हम ऑप्शन तक पहुंचते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। बाकी को हम देख लें। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त जो है प्रयाग प्रशस्ति लेख से संबंधित है। ए का 3, बी का 3। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। सी का 4। एंड कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम में इनका उपाधि था महेंद्र द्वितीय। डी का 1। इस तरह ऑप्शन सी करेक्ट है, हम इस तक पहले ही पहुंचे थे। नेक्स्ट है मौर्य काल में मुद्राओं के परीक्षण की जिम्मेदारी किसकी थी? अर्थात मुद्रा के परीक्षण करने वाले को मौर्य काल में किस नाम से जाना जाता था? तो मौर्य काल में मुद्राओं के परीक्षण की जिम्मेदारी रूपदर्शक की होती थी। रूपदर्शक, ऑप्शन सी करेक्ट है। अन्य को हम देखें तो लक्षणाध्यक्ष क्या थे? तो यह जो लक्षणाध्यक्ष टकसाल के प्रभारी थे, टकसाल के प्रभारी थे। सन्निधाता क्या थे? तो मौर्य काल में सन्निधाता जो है राजस्व विभाग का कोषाध्यक्ष होता था। कर संग्रह जो है इनकी जिम्मेदारी थी। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किसमें उपलब्ध है? तो यह उपलब्ध है इंडिका, इंडिका जो कि मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया था। इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज की रचना है। इसमें उन्होंने, यह जो है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी था और इसने पाटलिपुत्र शहर का पूरा वर्णन किया है। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो है हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु द्वारा की गई थी। अजातशत्रु, ऑप्शन डी करेक्ट है। और आगे चलकर के अजातशत्रु के पुत्र उदयन द्वारा जो है इसे मगध की राजधानी बनाया गया था। यहाँ पाटलिपुत्र स्थापना की बात पूछी जा रही है, तो यह अजातशत्रु है। जब पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाई थी पहली बार? तो उदयन ने इसे राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर को जो है तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। गुरु अर्जुन देव, तो अर्जुन देव को उस समय जहांगीर के शासनकाल में अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। और गुरु तेग बहादुर को किनके द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? तो तेग बहादुर को औरंगजेब के आदेश से जो है मृत्युदंड दिया गया था। तो इन दोनों फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। अर्जुन देव जहांगीर के शासनकाल में इन्हें मृत्युदंड मिला और तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? 1857 का विद्रोह जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों द्वारा नेतृत्व किया गया था। तो लखनऊ में किनके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो लखनऊ में बेगम हजरत महल जो कि नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी, और इन्होंने अपने पुत्र बिल्जिस कादिर के नाम पर शासन किया था। बिल्जिस कादिर पुत्र थे, इनके नाम पे शासन किया था, और बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तृतीय बौद्ध संगीति जो है किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह अशोक के शासनकाल में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी? तो इनकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा की गई थी। ऑप्शन भी करेक्ट है। और तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी।
इन सभी फैक्ट को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम अभी तक विद्यमान पाठ्य पुस्तक है। भारतीय महाद्वीप में जो है सबसे प्राचीनतम पुस्तक की यदि हम बात करें तो वेद सर्वाधिक प्राचीन है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, उपयुक्त में से सही कथन चुने। जल निकासी की व्यवस्था थी लेकिन वह अनियोजित थी। नेक्स्ट, सड़क बनाने की ग्रिड पद्धति अपनाई नहीं जाती थी। यह भी गलत है। सभ्यता में नगरीय जीवन प्रारंभ हुआ था। हाँ, इस समय नगरीय जीवन था, यह करेक्ट है। नगर 2 भागों में विभाजित थी, पहला घर और दूसरा। आमतौर पे हड़प्पा काल में नगरें 2 भागों में विभाजित होते थे, एक घर होता था अर्थात जो ऊंचाई पर होता था और दूसरा निचला शहर आम लोगों के लिए होता था। जल निकासी की व्यवस्था थी और ये अनियोजित नहीं थी बल्कि बिल्कुल नियोजित अवस्था में थी। तो 1 और 2 इनकरेक्ट है, जबकि 3 और 4 करेक्ट है। सही कथन चुनना था तो ऑप्शन सी 3 एंड 4। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता को किस ऐतिहासिक चरण में रखा जा सकता है? हड़प्पा सभ्यता, इतिहास का अध्ययन हम जब करते हैं तो हम इसे प्राक इतिहास, आदि इतिहास और इतिहास जैसे भागों में बांटकर करते हैं। और हड़प्पा सभ्यता को हम आदि ऐतिहासिक चरण में रखते हैं क्योंकि इस काल में लिपि तो मिली है, लिपि उपलब्ध है, बट इसे पढ़ा नहीं गया और इसीलिए इसे हम आदि ऐतिहासिक काल में रखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। भारत में कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं वह मेहरगढ़ से मिले हैं। मेहरगढ़, ऑप्शन डी करेक्ट है। मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है और यहाँ से 7000 BC के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि यदि चावल के साक्ष्य की हम बात करें, चावल के साक्ष्य जो है कोल्डिहवा में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, मिले। नेक्स्ट है, बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उजागर हुआ है? उच्च जाति की संख्या, उच्च जाति 15.52%, यह सही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 21.33, यह भी कथन सही है। पिछड़ी जाति 63.14, यह भी सही है। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकृत नहीं है? तो भौगोलिक संकेतक के बिहार के कई सारी वस्तुएं जो भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकृत हैं, लेकिन मूंगा रेशम जो अभी तक पंजीकृत नहीं हो पाई है। यह भारत में मूंगा रेशम कहाँ की विशेषता है? तो यह जो है असम राज्य की विशेषता है। जर्दालू आम, कतरनी नहीं बल्कि कतरनी धान, मगही पान, ये सभी GI टैग इन्हें मिल चुका है। दक्षिणी बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति, दक्षिणी बिहार की बात हो रही है और वहाँ जो परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आहर पाइन कहा जाता है। आहर पाइन, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, थार्नथ्वेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? थार्नथ्वेट एक जलवायुवेत्ता थे और इन्होंने जलवायु के वर्गीकरण, इनकी एक महत्वपूर्ण देन है। तो पूछा गया कि पूर्वी बिहार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? पूर्वी बिहार की बात हो रही है और यह किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? पूर्वी बिहार जो है नम और उप आर्द्र जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। थार्नथ्वेट ने इसे नम उप आर्द्र के तहत वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट है, बिहार में निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो बिहार का सबसे पुराना हिस्सा कौन सा है? खड़गपुर की पहाड़ियाँ। खड़गपुर की पहाड़ियाँ जो है बिहार का सबसे पुराना हिस्सा है और यह जो है दक्षिणी पठारी प्रदेश का ही विस्तार है, जो कि पश्चिम में कैमूर से लेकर पूर्व में मुंगेर व बांका तक विस्तारित है।
नेक्स्ट है, प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में कौन सा जिला समृद्ध है? प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से पटना जिला समृद्ध है। पटना की प्रति व्यक्ति आय यदि हम बात करें तो 1,21,396 रुपये दर्ज की गई है। पटना के बाद यदि ये प्रति व्यक्ति आय में हम देखें तो पटना के बाद बेगूसराय और फिर मुंगेर प्रति व्यक्ति आय में आगे है। नेक्स्ट है, कौन सी योजना बिहार सरकार द्वारा गरीबी हटाने के लिए लागू की? बिहार सरकार द्वारा गरीबी हटाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की गई है? तो जीविका योजना जो है बिहार में काफ़ी प्रचलित है और इसका उद्देश्य है स्वप्रबंधित सामुदायिक संस्था के माध्यम से ग्रामीण गरीबों को सशक्त करना, उन्हें स्वरोजगार के लिए तैयार करना। और यदि हम बात करें इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो इस योजना की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 2007 को हुई थी विश्व बैंक की सहायता से। और आगे चल करके 2009 में इसका पूर्ण विस्तार किया गया था, पूर्ण विस्तार हुआ था पूरे बिहार में। नेक्स्ट है, यदि हम एक तीर को कमान पर रखें और उसकी डोरी को खींचें तो इस स्थिति में कमान में कौन सी ऊर्जा संचित होगी? तो इस स्थिति में कमान में स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा ऑप्शन बी करेक्ट है। एक वस्तु 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील है। x दूरी में इसे रोकने के लिए F बल की आवश्यकता होती है। यदि वस्तु की चाल 3 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा दी जाए तो इसे उतनी ही दूरी में रोकने के लिए कितना बल लगाना होगा? इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसे जो है 9 बल लगाने होंगे, 9.0 F। नेक्स्ट है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पलायन वेग क्या होता है? पलायन वेग वह गति होती है जिस पर कोई वस्तु यदि पृथ्वी से छोड़ी जाए इस गति से तो यह गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चली जाती है, अंतरिक्ष में चली जाती है और वापस नहीं लौटेगी। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है, अर्थात ध्वनि तरंगे किस मीडियम में सबसे तेज चलती है? तो जितना ही सॉलिड होगा ध्वनि तरंगे उतनी ही तेज चलेगी। तो ठोस में ध्वनि तरंगों की गति सर्वाधिक होती है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 60 को। किसी प्रवाहकीय तारे से जुड़ने पर 2 आवेशित पिंडों के बीच कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। प्रवाहकीय तारे नहीं, प्रवाहकीय तार से जोड़ने पर 2 आवेशित पिंडों के बीच कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी यदि उनकी पोटेंशियल जो है वह समान हो। ऑप्शन सी करेक्ट है, पोटेंशियल समान होने पे उनके बीच विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस होने के बाद ही धारा का प्रवाह अधिक पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की ओर होता है। नेक्स्ट है, प्रतिरोध R की किसी तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है तो R R' का अनुपात मान है। R R' का अनुपात मान 36 होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है, 36। नेक्स्ट है, जल के अणुओं की अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है। जल के अणुओं की अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा गति जो है परासरण कहलाती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या की गई है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है रासायनिक नियमों की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है। यह जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर संगठन का नियम, रेडियोधर्मिता का नियम नहीं, रेडियोधर्मिता के नियम का नहीं, बहु अनुपात का नियम, यह सही है। तो ऑप्शन 1 to 4, ऑप्शन 1 to 4 ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, आपको 3 परख नलियां दी गई है, उनमें से एक में आसुत जल है और अन्य 2 में अम्लीय विलयन और दूसरे में
क्षारीय विलयन। इनमें से लाल लिटमस जो नीला हो जाता है, लाल जो नीला तब होगा जब क्षार होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्षारीय विलयन जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यही यदि अम्लीय विलयन होता है तो अम्लीय विलयन जो है वह नीले लिटमस को लाल कर देता है। नेक्स्ट है, पीट कर जिस धातु को चादर का रूप दिया जाता है उसे कहते हैं। पीटने के बाद धातु यदि चादर के रूप में बदलती है तो इस प्रॉपर्टी को हम डक्टाइल कहते हैं। डक्टाइल, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक अधातु है जो सामान्य तापक्रम पर तरल है? ब्रोमीन। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो कि सामान्य तापक्रम पर तरल अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। पॉलिस्टर एक यौगिक है। पॉलिस्टर किसके यौगिक है? पॉलिस्टर जो है एलिफैटिक अम्ल और एरोमेटिक एल्कोहल के यौगिक हैं। पॉलिस्टर इसको सामान्यतः पॉलीइथिलीन टेरेफ्थलेट पीईटी या टेरिलीन कहते हैं। यह जो एरोमेटिक अल्कोहल और एलिफैटिक अम्लों के बहुलीकरण से बनते हैं। एल्डिहाइड हल्के ऑक्सीकरण अभिकर्मकों द्वारा आसानी से कार्बोलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो एल्डिहाइड हल्के ऑक्सीकरण अभिकर्मक द्वारा आसानी से कार्बोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। टॉरलेंस अभिकर्मक, फेहलिंग का अभिकर्मक, ग्रिनाल्ड अभिकर्मक। तो ग्रिनाल्ड अभिकर्मक जो है यह ग्रिनाल्ड अभिकर्मक नहीं है, तो लेकिन टॉलरेंस अभिकर्मक और फेहलिंग अभिकर्मक ये दोनों सही है। इस तरह ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक करेक्ट है। संघनन क्या है? संघनन जो है वाष्प का द्रव में बदलना है। वाष्प बन गया, वह जब वापस ठंडा होगा तो द्रव में बदलेगा, तो इसे हम संघनन कहते हैं। वाष्प का द्रव में बदलना। आर्द्र हवा में लोहा के मोर्चा में शामिल है, अर्थात लोहे में जो जंग लगती है, तो जंग का रासायनिक नाम क्या है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। यह लोहे के ऑक्सीकरण से बनती है। लोहे के ऑक्सीकरण से बनती है, तो इसमें क्या होता है? तो लोहे का जल योजन होता है। हाइड्रेटेड नाम से ही स्पष्ट है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, तो लोहे का जल योजन होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं। कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा किनके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा जो स्लाइडेन और स्वान द्वारा प्रतिपादित की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट है। किसमें लिंग गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है? तो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण युग्म जो है वह किसमें होता है? केवल लड़कियों में होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान जो है वह 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 73 को। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में विशेषताएं हैं और इस साइड सूची 2 में जानवर है। पररहित कीड़ा। पररहित कीड़ा कौन सा जानवर होता है? तो पररहित कीड़ा जो है सिल्वर फिश। सिल्वर फिश को पर नहीं होते। ए का 1 का बी, तो 1 का बी एक ही बार में हम ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं उड़ान रहित पक्षी। तो उड़ान रहित पक्षी कौन सा है? कीवी, उड़ नहीं पाते। अंग रहित रेंगने वाला। अंग रहित रेंगने वाला कौन है? तो सांप है, थ्रिकडी। और अंग रहित पशु मछली। नेक्स्ट है मोनोकोटाइलडॉन।
मोनोकोटाइलडॉन में संवहनी बंडलों में नहीं होता है। तो मोनोकोटाइलडॉन पादपों के संवहनी बंडलों में कैम्बियम नहीं होते हैं। संवहनी बंडल खुले नहीं होते हैं और द्वितीयक वृद्धि की प्रक्रिया नहीं होती है। हाँ, अन्य तत्व जैसे जाइलम फ्लोएम ये होते हैं। तो मोनोकोटाइलडॉन में के संवहनी बंडलों में क्या नहीं होते, तो कैम्बियम नहीं होते। ऑप्शन सी करेक्ट है, कैम्बियम। नेक्स्ट है, दांतों में क्या होता है? दांतों में ऑब्वियस है कैल्शियम होता है, 76 का बी कैल्शियम। कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? तो भोजन में उपस्थित जो भी जीवाणु है उन्हें नष्ट करने के लिए लाइसोजाइम होते हैं। लाइसोजाइम नामक एंजाइम जो है भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? अर्गो कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी, और विटामिन डी में विटामिन D2 का रासायनिक नाम जो है अर्गो कैल्सीफेरॉल है, इसे आप याद रखेंगे। और विटामिन D3 को हम किस नाम से जानते हैं? तो विटामिन D3 को हम कोले कैल्सीफेरॉल, विटामिन D3 को हम कोले कैल्सीफेरॉल बोलते हैं और विटामिन D2 को हम अर्गो कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मानव शरीर में वायु के अभिगमन का कौन सा क्रम सही है? मानव शरीर में वायु का अभिगमन सबसे पहले नाक की नली में, फिर इससे होते हुए ग्रसनी, फिर स्वर तंत्र, फिर ट्रैकिया, फिर श्वास नलिका और अंततः फेफड़े तक पहुंचती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। मानव रक्त का पीएच मान निम्न के मध्य है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान जो है 7.5 से 8 के बीच होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वैच्छिक कार्य है? दिल की धड़कन स्वैच्छिक नहीं है बल्कि यह स्वायत्त है, अर्थात ऑटोनॉमिक तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होते हैं। श्वसन भी ऑटोनॉमिक तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है और मूत्र निर्माण भी ऑटोनॉमिक तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो ये सभी दिल की धड़कन, श्वसन, मूत्र निर्माण ये स्वायत्त हैं, स्वैच्छिक नहीं है। तो इस तरह ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्न में से एक लिम्फायड अंग नहीं है। लिम्फायड अंग कौन से नहीं है? तो अस्थि मज्जा जो है लिम्फायड अंग नहीं है। लिम्फायड अंग प्रतिरक्षा प्रणाली के हिस्से होते हैं। अस्थि मज्जा लिम्फोसाइट का उत्पादन करती है लेकिन सीधे प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में शामिल नहीं होते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बीमारियों में कौन सी बीमारी एलर्जिक प्रतिक्रिया के अंतर्गत आती है? दमा, श्वास रोग दमा जो है वो एलर्जिक प्रतिक्रिया के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, इटाई रोग किसके कारण होता है? इटाई रोग जो है कैडमियम के कारण होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है, कैडमियम। पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको पहचानिए और सही विकल्प के रूप में चुनिए। अर्थात बायोडीजल को बनाने के लिए कौन कौन से पादप का यूज किया जाता है? तो करज, महुआ, जैट्रोफा, अरंडी ये सभी ऐसे पौधे हैं जिनका प्रयोग जो है बायोडीजल के रूप में होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है, ए बी सी डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखती है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखने के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। ऑप्शन डी करेक्ट है, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं, अर्थात पराध्वनिक तरंग अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सबसे प्राचीन प्राणी है? सबसे प्राचीन प्राणी कौन है? तो बैक्टीरिया जो है सबसे पृथ्वी पर जीवन के प्राचीन रूपों में से एक है। यह एक कोशिकीय होती है और यह प्रोकैरियोटिक जीव हैं। इनके जीवाश्म प्रमाण जो है करोड़ों साल पुराने हैं। नेक्स्ट है, कॉलीफॉर्म क्या होते हैं? कॉलीफॉर्म जो है प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं। यह जो है मुख्य रूप से मनुष्य या अन्य गर्म खून वाले प्राणियों के पाचन नाल, आंत और उनके मल में पाया जाता है।
नेक्स्ट है 30 अप्रैल 2025 को वियतनाम ने किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना की 50वीं वर्षगांठ मनाई, जिसे वियतनाम में दक्षिणी मुक्ति और राष्ट्रीय पुनः एकीकरण दिवस के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन सी, साइगॉन का पतन और वियतनाम युद्ध की समाप्ति के उपलक्ष्य में जो है दक्षिणी मुक्ति और राष्ट्रीय एकीकरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना SPME PCI के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? SPMECI इलेक्ट्रॉनिक यात्री कार के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत में जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? EV निर्माताओं को जो है भारत में घरेलू इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना और घरेलू EV इलेक्ट्रिक व्हीकल उत्पादन को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में एनालेना बैरबॉक के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन चुनना है। एनालेना बैरबॉक को 2 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। यह करेक्ट है। वह पश्चिमी यूरोपीय समूह की पहली महिला और इस पद पर आसीन होने वाली कुल 5वीं महिला है। यह भी करेक्ट है। बैरबॉक ने 167 मतों से चुनाव जीता और उन्होंने हेगा स्मिथ को पीछे छोड़ दिया। यह भी सही है। उनकी अध्यक्षता की प्रमुख प्राथमिकताओं में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाना, सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को आगे बढ़ाना और सदस्य राज्यों के लिए ईमानदार मध्यस्थ एकीकरण बनाना शामिल नहीं है ना, बल्कि है। तो इस तरह हमारा ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। आपसे असत्य कथन पूछा गया था। नेक्स्ट है विश्व युवा कौशल विकास 2025। विश्व युवा कौशल विकास 2025 की थीम क्या है? तो आपको पहले ये जानना चाहिए कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व युवा कौशल दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? इस वर्ष इसकी थीम थी यूथ एम्पावरमेंट थ्रू AI एंड डिजिटल स्किल, अर्थात AI और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला। टेस्ला ने भारत में अपना पहला आधिकारिक शोरूम किस शहर में खोलने की घोषणा की? यह खोला भी जा चुका है। टेस्ला का शोरूम जो है मुंबई में खोला गया है। नेक्स्ट है पटना के गांधी मैदान में स्थित महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा की ऊंचाई आधार सहित कितनी है, जो विश्व की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमाओं में से एक है? तो इसकी आधार से ऊंचाई जो है 72 फीट है। हाल ही में त्रिपुरा सरकार द्वारा घोषित विकसित कृषि संकल्प अभियान। तो विकसित कृषि संकल्प अभियान किसके द्वारा घोषित की गई? त्रिपुरा सरकार द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य पूछा गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो त्रिपुरा सरकार द्वारा घोषित विकसित कृषि संकल्प अभियान, इसका मुख्य फोकस है, मुख्य उद्देश्य है कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना, किसानों की लागत कम करना और उनकी आय में वृद्धि सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है भारत की स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों शौर्य और अग्नि 5 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उनके प्राथमिक उद्देश्य को सही ढंग से दर्शाता है? अर्थात शौर्य और अग्नि जो कि भारत की स्वदेशी मिसाइल प्रणाली है, इनके प्राथमिक उद्देश्य को कौन से स्टेटमेंट दर्शा रहे हैं? तो शौर्य का उद्देश्य त्वरित प्रतिक्रिया वाली सामरिक क्षमताओं को प्रदान करना है, जबकि अग्नि 5 जो है लंबी दूरी की रणनीतिक परमाणु प्रतिरोध के लिए है। ऑप्शन सी करेक्ट है। शौर्य का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है त्वरित प्रतिक्रिया देना और अग्नि 5 जो लंबी दूरी के लिए है। नेक्स्ट है बिहार में जमीन के डिजिटल सर्वेक्षण और चकबंदी प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने कौन सी नई तकनीक अपनाई है? तो बिहार में डिजिटल मतलब जमीन के डिजिटलीकरण के लिए, डिजिटल सर्वेक्षण चकबंदी प्रक्रिया के लिए कौन सी नई तकनीक अपनाई है? तो ड्रोन तकनीक जो है इसके लिए अपनाई गई है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है पटना मेट्रो रेल परियोजना के किस कॉरिडोर का निर्माण कार्य जुलाई 2025 में पूरा हुआ और ट्रायल रन शुरू किया गया?
दानापुर से मीठापुर। इसके पटना मेट्रो रेल परियोजना का प्रथम फेज का उद्घाटन भी हो चुका है। नेक्स्ट है, बिहार के किस साहित्यकार को उनके उपन्यास गंगा के पार के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो बिहार में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किनको मिला है? तो यह कमलकांत झा को मिला है। उनके कौन से उपन्यास हैं? गंगा के पार के लिए। इस उपन्यास में उन्होंने बिहार के ग्रामीण जीवन, पलायन की पीड़ा, सामाजिक संबंधों की जटिलता को गहराई से चित्रित किया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, कमलकांत झा। और ये किस भाषा से संबंधित उपन्यास है? तो ये जो है मैथिली भाषा से संबंधित उपन्यास है। मैथिली भाषा के लिए इनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है। इस तरह हमने वीडियो प्रैक्टिस सेट 13 के सभी 100 प्रश्नों को देखा। यदि आपको हमारा यह इनिशिएटिव पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है और हम आपके लिए और वीडियो लाने के लिए प्रेरित होते हैं। धन्यवाद।